हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे इंटेलेक्चुअल करेंट्स इन 7th सेंचुरी यूरोप। हम लोग यूनिट 4 कवर करेंगे BHIC 108 कोड का। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। Discussing the intellectual background of the 7th century Europe, including skepticism, rationalism, empiricalism, political theories, बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे स्केप्टिज़म आया, रैशनलिज्म आया, क्या क्या उनके थ्योरीज़ थे, कैसे फ़िलोसफिकल डेवलपमेंट हुआ, रूसो ये सब आए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो ये सब चीज़ के बारे में जो है हम लोग इस यूनिट में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड इन द 7th सेंचुरी यूरोप, कंटिन्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। द 7th century was a period of significant transformation in Europe, marked by the collapse of the Western Roman Empire and the formation of various Germanic kingdoms. The intellectual landscape was influenced by, हम लोग 7th century यूरोप में देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होते हैं। वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो था कोलैप्स हो जाता है और फॉर्मेशन होता है न्यू जर्मैनिक किंगडम्स का। तो कैसे ये इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप जो है वो इन्फ्लुएंस किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लासिकल हेरिटेज, द preservation and transmission of the Greco-Roman knowledge through monasteries and scholars। हम लोग एक क्लासिकल हेरिटेज देखते हैं जो प्रिजर्व था, ट्रांसमिशन था, ग्रीसो रोमन नॉलेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि जान पाते हैं, मोनेस्ट्रीज, स्कॉलर्स के बारे में जान पाते हैं। ये सब जो था ना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख पाते हैं। पहले जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा करप्शन था उसमें, उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के लिए देखते हैं कि प्रोटेस्ट होता है। जो कैथलिक चर्च है उसके बारे में मार्टिन ल्यूथर किंग जो हैं वो 95 थीसिस देते हैं और प्रेस के थ्रू वो अपना उसको फैलाते हैं, अपने आइडियाज़ को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो जाता है और जर्मैनिक किंगडम आ जाता है। अब जर्मैनिक किंगडम क्या क्या अपने साथ इन्फ्लुएंस करता है वो हम लोग देखेंगे। तो किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हुआ था? क्लासिकल हेरिटेज से हुआ था। Christian doctrine, the doctrine of Christianity, theology and the influence of church father like Augustine of Hippo। तो डिफरेंट डॉक्ट्रिन था क्रिश्चियन का, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी का जो थियोलॉजी था वो काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। चर्च जो थे फादर्स के, उन लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। जर्मैनिक ट्रेडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ जर्मैनिक कल्चर एंड लीगल ट्रेडिशन इनटू एग्जिस्टिंग रोमन क्रिश्चियन फ्रेमवर्क। स्केप्टिज्म, रैशनलिज्म और एम्पिरिकिज्म क्या था, ये तीनों क्या क्या व्यूज़ दिए हैं यूरोप में अपने यूरोप के बारे में, 7th सेंचुरी के बारे में। तो वो देखते हैं अब हम लोग। स्केप्टिज्म, early Christian skepticism, some early Christian thinkers exhibited skeptic attitude towards the pagan philosophy, emphasizing faith and divine relation over human reason. This skepticism was not about doubting religion truth, rather than questioning the advocacy of human reason and comprehensive divine mysteries। तो स्केप्टिज्म जो है वो बिलीव नहीं करता था क्रिश्चियनिटी पे टोटली, वो फिलोसफिकली थिंक करता था। वो बोलता था कि जो चीज़ रेलिवेंट है, ह्यूमन रीज़न के अनुसार है, वही चीज़ राइट है। जो रिलीजन में लिखा हुआ है बट उसका कुछ ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म, ह्यूमन रीज़न नहीं है, वो रॉन्ग है। तो स्केप्टिज्म मेनली इस चीज़ पे फोकस करता था। वहीं पे रैशनलिज्म हम लोग देखते हैं। ऑगस्टियन रैशनलिज्म, द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो continued to be profound. Augustine promoted the idea that faith and reasons are compatible, asserting the reasons could be used to understand the interpret divine relation। तो ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो का यह कहना था, वो बहुत कंटिन्यू करते हैं और प्रोफोन करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने फेथ को, और रीजंस देते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटरप्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को, रीज़न, ह्यूमन रीज़न देते हैं, तो उसका डिवाइन रिलेशन ज़रूर होता है। किसी भी साइंटिफिक चीज़ का डिवाइन रिलेशन हम लोग अभी भी देखते हैं कि होता है, जैसे कि ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है, तो ये सब का कुछ डिवाइन रिलेशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ऑगस्टियन रैशनलिज्म जो है वो यही कहता था कि हर चीज़ का रीज़न तो है बट उसका डिवाइन रिलेशन भी है, इंटरप्रेट है बट उसका डिवाइन रिलेशन भी है। बोएथियस, हिज वर्क सच एज द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, अटेम्प्टेड टू रिकॉन क्लासिकल फिलोसफी विद क्रिश्चियन थियोलॉजी, एम्फसाइजिंग ऑन रैशनल इंक्वायरी। वहीं पे बोएथियस का यह कहना था कि हमें रैशनल थिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो चीज़ है उस पर बिलीव करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसको रैशनली इंक्वायर करें, एम्फसाइज करें। एम्पिरिकलिज्म क्या कहता था? एम्पिरिसिज्म,
Limited empirical inquiry. Empirical investigation in the 7th century was a rudimentary, primarily confined to observations of the natural world within the framework of existing theologies and philosophical belief. तो एम्पिरिकल आइडिया जो था ना वो 7th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि वो कॉन्फाइंड था ऑब्जर्वेशंस पे, नेचुरल वर्ल्ड में जो ऑब्जर्वेशंस हो रहा है। जैसे कि आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो आपको पता करना है कि क्या पॉपुलेशन है, तो आप डाटा कलेक्ट कीजिएगा, या आपको इनकम पता करना है एक इंसान का क्या, तो आप डाटा कलेक्ट कीजिएगा कि आप कितना अर्न करती हैं, मंथली इनकम कितना, एनुअल इनकम कितना। तो यही कहता है एम्पिरिकल इंक्वायरी जो था एम्पिरिकलिज्म में, एम्पिरिकल इंक्वायरी मतलब डाटा कलेक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़रूरी था। तो मोनेस्टिक स्कॉलर इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना थ्रू देयर वर्क वाज ऑफन डिस्क्रिप्टिव रादर देन एक्सपेरिमेंट। बट हम लोग देखते हैं कि मोनेस्टिक स्कॉलर्स जो थे वो ज़्यादा एम्पिरिकल फार्मूलाज पे जाते नहीं थे, वो लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी ज़्यादा करते थे। पॉलिटिकल थ्योरीज इन द 7th century यूरोप. The 7th century did not produce former political theories as seen in the later centuries, but there were important development in politics through influenced by interactions of Roman, Christian and German traditions. हम लोग देखते हैं कि 7th century में बहुत सारे पॉलिटिकल थ्योरीज आते हैं, बट उसका इम्पोर्टेंस या डेवलपमेंट जो है वो हम लोग उतना इन्फ्लुएंस नहीं देख पाते हैं। जैसे कि रोमन लेगेसी, रोमन लॉ, द लेगेसी ऑफ रोमन लॉ कंट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली थ्रू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द जस्टिन कोड कॉर्पस ज्यूरिस सिविल इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर विच इम्पैक्टेड बोथ बाइजेंटाइन एंड वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशन। रोमन लॉ लाया जाता है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, क्योंकि किसी भी स्टेट को फॉर्म करता है तो उसके बाद लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही रोमन लॉ का फॉर्मेशन होता है, बट हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी लिमिटेड ही रहता है, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहता है। और इसके इम्पैक्ट से हम लोग देखते हैं कि जो लीगल ट्रेडिशंस था वो चेंज हो जाता है और वेस्टर्नाइजेशन आ जाता है। क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, डिवाइन राइट ऑफ किंग, द कंसेप्ट ऑफ मोनार्क्स रूल्ड बाय द डिवाइन राइट began to shape supported by Christian doctrine. The church played a significant role in legitimizing the support of political authority. डिवाइन राइट ऑफ किंग का कंसेप्ट लाया जाता है, रूल्ड बाय डिवाइन राइट बिगैन टू टेक शेप। इसमें क्या था, डिवाइन राइट ऑफ किंग, जो किंग है वो गॉड के बराबर है। तो जो किंग है वो बोलता था कि हम लोगों को गॉड एक मैसेंजर की तरह भेजे हैं कि हम लोग रूल करें। एस.टी. ऑगस्टीन पॉलिटिकल थॉट, Augustine idea of city of God versus the city of man influenced medieval political thoughts, emphasizing the temporal authority of earthly rulers and spiritual authority of the church. तो ऑगस्टिन जो है वो पॉलिटिकल थॉट के साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि जो रूलर्स हैं उनका डिसीजन जो है वो चर्च काफ़ी ओवर रूल करा है, क्योंकि चर्च का पावर इतना ज़्यादा है कि चर्च जो है वो अपना डिसीजन हर चीज़ में दे रहा है। अगर स्टेट के भी कोई काम है तो उसमें वो इंटरफेयर कर रहा है। जर्मैनिक ट्रेडिशन क्या है, जर्मैनिक किंगशिप, जर्मैनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एम्फसाइज ट्राइबल लीडरशिप एंड किंगशिप बॉन्ड्स। किंग्स वर ऑफन सीन एज अ बैरियर, लीडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल with their authority derived from both marital powers and hereditary succession. जर्मैनिक किंगशिप देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये मेनली ट्राइबल लीडरशिप और किंगशिप बॉन्ड्स पे फोकस करता है। इसमें किंग्स जो थे वो लीडर्स प्रोटेक्टर्स टू द पीपल। इसमें जो किंग्स जो काम कर रहे थे वो लोगों के लिए एक लीडर प्रोटेक्टर का काम कर रहे थे। लॉ कोड्स लाया जाता है जर्मैनिक किंगशिप में। जर्मैनिक किंगडम बिगैन कोडिफाइंग देयर कस्टमरी लॉज ब्लेंडिंग रोमन लीगल प्रिंसिपल विथ इंडिजिनस ट्रेडिशन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द लेक्स सैलिका ऑफ द फ्रैंक्स। समरी, अगर हम लोगों को समरी देखना है कि 7th सेंचुरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ या डेवलपमेंट होता है, स्केप्टिज्म आता है, रैशनलिज्म आता है, एम्पिरिकिज्म आता है। स्केप्टिज्म क्या था, जो बिलीव करता था कि हम लोगों को रीज़न थिंकिंग पे बिलीव करना चाहिए रादर दैन रिलीजन पे। रैशनलिज्म क्या बोलता था कि हर चीज़ का एक रैशनल थिंकिंग है। अगर हम लोग किसी भी मॉडर्न सेंस में उस चीज़ को साइंटिफिक वे में ले रहे हैं तो उसका एक डिवाइन अप्रोच भी है। वहीं पे एम्पिरिसिज्म क्या कहता है कि हर चीज़ को हम लोग एक एम्पिरिकल वे में लेना चाहिए, उसका डाटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग पास एविडेंस रहे। सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल थ्योरीज वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर एंड सिंथेसिस। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज लाया जाता है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, स्केप्टिज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिकिज्म। हमको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्केप्टिज्म क्या होता है, फिर से स्केप्टिज्म वैसा थ्योरी है जो बिलीव करता है कि रिलीजन
का वही चीज़ हमें मानना चाहिए जिसमें ह्यूमन थिंकिंग हो। अगर ह्यूमन रैशनल थिंकिंग उसको सपोर्ट नहीं करता है, ह्यूमनिज्म उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो वो चीज़ हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। रैशनलिज्म क्या कहता है कि हर मॉडर्न थिंकिंग का, साइंटिफिक थिंकिंग का एक डिवाइन रिलेशन ज़रूर होता है। एम्पिरिकिज्म क्या कहता है कि हमें हर चीज़ का एक प्रॉपर डाटा कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो डाटा से ही एक एविडेंस क्रिएट होता है और एक प्रॉपर वे से हम किसी चीज़ को रीजनिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज जो है वो हम लोग 7th सेंचुरी में देखते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा दिया जाता है। ये यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं, यूनिट 4, और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग करेंगे यूनिट 5। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।